जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एसएससी इन्फिनिटी एकेडमी में। जैसा कि दोस्तों पिछले क्लास में हम लोगों ने जो 10th का 7 यूनिट था रिप्रोडक्शन यानी कि प्रजनन, उससे संबंधित क्वेश्चन किए थे। तो आज हम क्या करेंगे दोस्तों, जो अनुवांशिकता से संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे क्वेश्चन को देखेंगे और इनसे संबंधित कंसेप्ट को भी देखेंगे। पिछली क्लास में हमने कहा था दोस्तों कि एएलपी का जितने भी 2024 में क्वेश्चन पूछे गए 5 शिफ्ट में, सारे शिफ्ट का मैं क्वेश्चन अगले क्लास से करा दूंगा, ये हमने कहा था। लेकिन दोस्तों 10th क्लास का 2 से 3 यूनिट और बचा हुआ है। तो पहले 10th का जितने भी टॉपिक बचा हुआ है उसको कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद हम दोस्तों एएलपी का तुरंत तुरंत करवा देंगे। उसके बाद हम सोच रहे दोस्तों कि एएलपी जो सीबीटी 2 है, एएलपी सीबीटी 2 के लिए दोस्तों बेसिक्स, जो बेसिक साइंस इंजीनियरिंग है, उसका जितने भी टॉपिक हो दोस्तों वो सारे टॉपिक को मैं करा दूंगा। लेकिन दोस्तों उसमें एक्चुअली क्या है कि उसका पीपीटी तैयार करने में थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा, इसलिए वो सिर्फ संडे संडे को आएगा। एएलपी सीबीटी 2 के लिए जो बेसिक एंड साइंस इंजीनियरिंग है, उसके लिए जितने भी टॉपिक होगा वो सिर्फ सैटरडे संडे को आएगा। और वो दोस्तों सैटरडे संडे करके हम क्या करेंगे, एएलपी सीबीटी 2 का सारा टॉपिक को कवर कर लेंगे, सारा टॉपिक को कवर करेंगे और उनसे संबंधित क्वेश्चन को भी देखते चलेंगे। लेकिन अभी फिलहाल दोस्तों इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये एएलपी सीबीटी 2 के लिए बेसिक एंड साइंस इंजीनियरिंग। देखिए दोस्तों, किस एक भाई ने कमेंट किया था कि फिल्टर का ट्रेड। देखिए दोस्तों, मैं उतना टाइम मेरे पास नहीं है कि मैं बता पाऊंगा। बताने का तो मुझे पता है, मैं बता दूंगा, लेकिन मेरे पास उतना टाइम नहीं है, इसकी वजह से नहीं बना पाऊंगा। मैं डेली एक ही वीडियो बना पाता हूँ क्योंकि मुझे मेरा काम होता है, तो मैं काम करने चला जाता हूँ। तो जितने फुर्सत होता है, मैं टाइम मिलता है उतने टाइम में ये वीडियो बना के डालता हूँ। तो ये सैटरडे संडे को मैं एएलपी सीबीटी 2 के लिए बेसिक एंड साइंस इंजीनियरिंग का कोशिश करूंगा। और डेली एक वीडियो दोस्तों मैं इधर देता रहूंगा। लेकिन दोस्तों फिल्टर का ट्रेड ये कोशिश करूंगा मैं ये, लेकिन ये कंफर्म नहीं कहता हूँ कि ये बता पाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग टॉपिक को शुरू करते हैं और तुरंत दोस्तों ये टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद 10th का जितने भी टॉपिक, दो तीन टॉपिक बचा हुआ है, वो कंप्लीट करके शुरू करेंगे। तो आज का दोस्तों टॉपिक को चलो शुरू करते हैं। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, कि समान गुणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना निम्नलिखित में से किसकी परिभाषा है? किसकी परिभाषा है? देखिए दोस्तों, जैसे कि कोई माता है और पिता है। तो माता पिता का दोस्तों, जब माता का हम क्या जानते हैं, जो माता होता है उसमें एक्स एक्स गुणसूत्र होता है लिंग निर्धारण के लिए, और पिता का जो गुणसूत्र होता है वो वाई वाई गुणसूत्र होता है। तो जब रिप्रोडक्शन होता है दोस्तों या जनन होता है, तो क्या होता है कि कुछ गुण माता का आता है और कुछ गुण पिता का आता है। दोनों का गुण एक दूसरे का आता है, कुछ गुण माता का कुछ गुण पिता का। तो दोनों का गुण क्या होता है, बच्चे में दिखता है। क्या होता है? दिखता है। तो ये पूरी ट्रांसफर होने की प्रक्रिया, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो ट्रांसफर होने की प्रक्रिया, यानी कि समानता ट्रांसफर होने की प्रक्रिया है, वो क्या कहलाता है? अनुवांशिकता कहलाता है, यानी कि हेरिडिटी कहलाता है। क्या कहलाता है? हेरिडिटी या तो अनुवांशिकता कहलाता है। यहाँ पे दोस्तों अनुवांशिक गलती से भी नहीं मारना है दोस्तों, क्योंकि अनुवांशिकता होता है। डैश ने जीवित चीजों में विविधता डैश ने जीवित चीजों में विशेषताओं की वंशागति के सिद्धांतों में योगदान दिया है। विशेषताओं में योगदान दिया है। देखिए दोस्तों, हम क्या जानते हैं, जैसे कि वंशागति कहने का मतलब क्या है, जैसे कि ग्रेगर मेंडल साहब जो थे एक साइंटिस्ट, तो उन्होंने क्या किया था दोस्तों, पहले एक मटर का पौधे लिया था। ग्रेगर मेंडल ने क्या किया, एक मटर का पौधे लिया और उस मटर के पौधे का 2-3 से यानी कि लगभग 7 पीढ़ी में, लगभग क्या किया, मटर के 7 पीढ़ी में उन्होंने दोस्तों मटर के लगभग 7 पीढ़ी में परीक्षण किया। क्या किया? 7 पीढ़ी में परीक्षण किया और उसने यह बताया कि हो सकता है कि जो माता पिता का गुण होता है वो अगले पीढ़ी में ना दिखे, लेकिन उसके आने वाले पीढ़ी में उसके माता पिता का वंश या जो गुण है वो दिखता है। वो क्या होता है, दो पीढ़ी में हो सकता है, तीसरी पीढ़ी में भी दिख सकता है, या तो चौथे पीढ़ी में उस माते यानी कि उसके वंश का गुण या तो लक्षण दिख सकता है। कभी कभी भी अगले यानी कि कई जन्मों के बाद भी दिख सकता है।
तो ये उन्होंने बताया था। तो ये किस तो वंशा गति के सिद्धांतों का योगदान किसने दिया था? ग्रेगर मेंडल ने दिया था। किसने दिया था? ग्रेगर मेंडल ने दिया था। बच्चे में प्रत्येक लक्षण डैश डीएनए से प्रभावित हो सकता है। डैश डीएनए से प्रभावित हो सकता है। देखिए दोस्तों, ये सेम क्वेश्चन जो है अगर एएलपी में पूछा है, एएलपी में ये सेम क्वेश्चन पूछा है, लेकिन दोस्तों उसमें जो है उन्होंने क्या किया दोस्तों, सिर्फ केवल पैतृक या तो केवल मातृक का आंसर लिया है, जो कि बिल्कुल गलत है। क्योंकि देखिए दोस्तों, अगर बच्चे में जो लक्षण आता है तो कुछ माता से भी लक्षण आता है, कुछ पिता से भी लक्षण आता है। बच्चे में कुछ माता से लक्षण आता है, तो कुछ पिता से लक्षण आता है। तो दोनों का लक्षण बच्चों में दिखता है। तो वो डीएनए सिर्फ माता पिता यानी कि सिर्फ या तो केवल पिता से या तो माता से ही नहीं, बल्कि माता से भी आता है और पिता से भी आता है। तो यहाँ पे सी नंबर का क्या होगा, पैतृक और मातृक दोनों से प्रभावित होता है। तो यहाँ पे सी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों इसका आंसर जो लिया गया है केवल पैतृक या तो शायद केवल मातृक को लिया गया है, जो कि बिल्कुल गलत है। तो किसी ने अगर ऑब्जेक्शन नहीं अगर किया होगा तो नंबर इसमें एएलपी में बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे तो क्या होगा, सी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मेंडल ने डैश पर काम किया था, डैश पर काम किया था। तो देखिए दोस्तों, हमने क्या कहा कि अभी कि जो ग्रेगर मेंडल ने था वो किसमें किया था, मटर पे। किस पे परीक्षण किया था, मटर के पौधे पर परीक्षण किया था। लेकिन दोस्तों मटर के पौधे में परीक्षण तो किया था, लेकिन इसमें से देखिए मटर 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 समय है, तो क्या खाद्य मटर था, जंगली मटर मटर था? नहीं दोस्तों, कौन था वो गार्डन मटर था। क्या था, उद्यान मटर यानी कि गार्डन मटर, जो गार्डन में होता है उस मटर पे परीक्षण किया था। उस मटर पे क्या किया था, परीक्षण किया था। तो ग्रेगर मेंडल की बात करें दोस्तों, तो ग्रेगर मेंडल ने जब ये स्थापित किया था तो लगभग कब कितना कितना दिन से उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, तो 1856 से लेकर के 1863 साल के बीच, यानी कि उन्होंने लगातार कितने साल हो गए, 4 3 7 में हमने क्या कहा कि लगातार लगातार 7 पीढ़ियों का परीक्षण किया था। तो 7 साल तक भी उन्होंने लगातार इसके बारे में बता परीक्षण किया था। मटर में एक शुद्ध लंबे पौधे को एक छोटे पौधे के साथ संकरण किया जाता है। तो F2 पीढ़ी में शुद्ध लंबे पौधे का छोटे पौधों से अनुपात क्या होगा? तो जब ग्रेगर मेंडल साहब ने क्या किया था, जब पौधे का संकरण करवाया था तो क्या हुआ था, जैसे देखिए यानी कि दोनों क्या किया उन्होंने, फर्स्ट पीढ़ी में पहली पीढ़ी में क्या किया, दो लंबे पौधे लिए, तो कैपिटल टी क्या दर्शा रहा है, लंबे को दर्शा रहा है, और दो स्मॉल टी लिया। दो स्मॉल टी किसको दर्शा रहा है, यहाँ पे बोने पौधे को दर्शा रहा है। तो यहाँ से अगर हम इसका संक्रमण कराएंगे तो यहाँ से एक टी यानी कि एक बड़ा टी आएगा और यहाँ से एक छोटा टी आएगा। फिर इसका जब संक्रमण करवाएंगे, संकरण, तो इससे क्या आएगा, एक बड़ा टी आएगा, एक छोटा टी आएगा, यही आएगा, यही आएगा। अब ये सेकंड जनरेशन को फिर से करवाया, ये क्या था, F1 पीढ़ी था। F1 पीढ़ी यानी कि फर्स्ट जनरेशन था। तो जो फर्स्ट जनरेशन में दोस्तों यहाँ पे जो कैपिटल टी है वो हमारा किसको दर्शा रहा है, लंबे पौधे को दर्शा रहा है, लंबे पौधे को दर्शा रहा है। किसको दर्शा रहा है, लंबे पौधे को। और जो लंबे पौधे था वो प्रभावी पौधे था। वो क्या था, प्रभावी था। प्रभावी कहने का मतलब दोस्तों डोमिनेंट, यानी कि ज्यादा शक्तिशाली था, जिसकी वजह से ये पौधे जो हुए ये क्या हुए, लंबे हुए। यानी कि पहली पीढ़ी में जितने पौधे हुए सारे के सारे पौधे पौधे क्या हुए, लंबे हुए पहली पीढ़ी में। पहली पीढ़ी में जो पौधे हुए या फर्स्ट जनरेशन में वो सारे के सारे क्या हुए, लंबे हुए, क्या हुए, लंबे हुए। अब सेकंड जनरेशन में ये क्या हुआ दोस्तों, अब ये दोनों सेकंड जनरेशन में आ गए, ये दोनों सेकंड जनरेशन में आया। तो जब F2 पीढ़ी के लिए दोस्तों संकरण करवाया गया तब क्या हुआ, ये देखिए, इसको हम दोस्तों एक बॉक्स के माध्यम से देखते हैं ताकि ज्यादा आसानी से समझ में आएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक कैपिटल टी और ये स्मॉल टी, ये यानी कि इन दोनों को यहाँ पे रख दिया हमने। फिर एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी यहाँ पे रख दिया। अब इसका दोस्तों संकलन करवाएंगे, क्या कराएंगे, संकलन करवाएंगे। संकलन कराने का मतलब क्या है, ये टी इससे मिलेगा, यानी कि ये टी यानी कैपिटल टी दोनों जब मिलेगा तो क्या होगा, दोनों कैपिटल टी होगा। अब ये टी और यानी कि ये कैपिटल टी या स्मॉल टी, तो यहाँ पे एक कैपिटल और एक स्मॉल बनेगा। अब यहाँ से अगर देखा जाए तो फिर एक कैपिटल एक स्मॉल टी बनेगा, एक कैपिटल एक स्मॉल टी। और यहाँ पे जब देखा जाए तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों स्मॉल टी आएगा, क्या आएगा, दोनों स्मॉल टी। अब यहाँ पे दोस्तों आप ध्यान पे देखिएगा, ये अगर हम बात करें इस बॉक्स की,
तो ये बॉक्स हमारा क्या है, दोनों कैपिटल टी है, यानी कि शुद्ध लंबा है। ये क्या है, शुद्ध लंबा है। ये जो बॉक्स है, ये दोनों कैपिटल टी है, ये क्या है, शुद्ध लंबा है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक कैपिटल टी है, स्मॉल टी है, कैपिटल टी है, स्मॉल टी है, तो ये लंबा है। ये क्या है, ये दोनों डोमिनेंट है। ये दोनों की बात करें, ये तो लंबा है, लेकिन क्या ये शुद्ध लंबा है क्या, नहीं, शुद्ध लंबा नहीं है। शुद्ध लंबा कब होगा, जब दोनों टी होता तब वो शुद्ध लंबा है। लेकिन ये दोनों, ये तो लंबा है क्योंकि टी हमारा डोमिनेंट या प्रभावी है, तो ये लंबा है, लेकिन शुद्ध लंबा नहीं है। और ये देखिए, अब अंतिम में जो है दोनों क्या है, स्मॉल टी, ये शुद्ध रूप से क्या है, बोना है। शुद्ध रूप से क्या है ये, शुद्ध बोना है, यानी कि ये छोटा है। शुद्ध क्या है, बोना या तो छोटा है। शुद्ध क्या है, बोना या तो छोटा है। अब देखिए, हम F2 पीढ़ी की बात कर रहे थे। अब यहाँ पे जब दोस्तों क्या बोला है, F2 पीढ़ी में शुद्ध लंबे, तो शुद्ध लंबा कितना है यहाँ पे, एक है। शुद्ध लंबा कितना है, एक है। और क्या बोला है, छोटे पौधों से अनुपात, और छोटा पौधा कौन है, शुद्ध लंबा एक ही है, शुद्ध बोना भी एक ही है। तो एक अनुपात, यानी कि एक और एक, एक अनुपात एक, क्या है, एक अनुपात एक। तो यहाँ पे एक अनुपात एक, यानी कि ए नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे अगर देखा जाए, अगर यहाँ पे पूछा जाए कि F2 जनरेशन का, इसमें से पूरा कर अगर अनुपात लिखे तो कैसा लिखेंगे, तो इसका अनुपात दोस्तों इस प्रकार से हम लिखेंगे, जैसे कि देखिए, एक हमारा यहाँ पे क्या है, शुद्ध लंबा है, शुद्ध लंबा हो गया। और ये दो क्या है हमारा, लंबा है। दो क्या है, ये लंबा है, यानी कि सेम सेम है, तो दो हो गया। और एक हमारा क्या है, स्मॉल टी है। तो इसका जो सेकंड जनरेशन का क्या है दोस्तों, ये संकलन करवाने पर, यानी कि जिसको सेकंड टाइम, यानी कि क्या हो गया ये, यानी कि यहाँ पे ये सेकंड जनरेशन का रेशियो हो गया पौधे का, कि किस तरीके से होगा सेकंड पीढ़ी में। तो यहाँ पे ए नंबर का क्या हो गया, सही आंसर हो गया। डैश डीएनए का एक भाग है जो प्रोटीन के लिए जानकारी प्रदान करता है। प्रोटीन के लिए जानकारी प्रदान करता है। तो देखिए दोस्तों, हम क्या जानते हैं कि जो प्रोटीन हमारा होता है, वो कहाँ होता है। प्रोटीन की बात करें, तो प्रोटीन हमारा क्या है, तो प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने की बात करें दोस्तों, तो वो हमारा कौन होता है, जो डीएनए का एक भाग। देखिए दोस्तों, डीएनए, सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पे ये समझते हैं, ये हमारा क्या है, एक कोशिका है। क्या है, कोशिका है। कोशिका के बारे में दोस्तों हम लोग पढ़ चुके हैं। तो कोशिका है, एक कोशिका के बीच में क्या हो गया, ये केंद्रक हो गया। क्या हो गया, केंद्रक हो गया। अब केंद्रक के अंदर में क्या होता है, केंद्रक द्रव हुआ। अब केंद्रक द्रव के अंदर में क्या होता है, गुणसूत्र होता है। क्या होता है, गुणसूत्र होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, क्रोमोसोम कहते हैं। क्रोमोसोम गुणसूत्र होता है। और गुणसूत्र के अंदर क्या होता है दोस्तों, डीएनए होता है। क्या होता है, डीएनए होता है। और डीएनए के अंदर क्या होता है दोस्तों, तो जीन होता है। क्या होता है, जीन होता है। डीएनए के अंदर क्या होता है दोस्तों, जीन होता है। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है कि डीएनए का एक भाग है। तो डीएनए का भाग हमारा क्या, गुणसूत्र है क्या, गुणसूत्र का भाग डीएनए है। लेकिन डीएनए का भाग गुणसूत्र नहीं है, यानी कि डीएनए का भाग कौन सा है, जीन है। कौन सा है, जीन है। तो यहाँ पे डी जीन क्या होगा, बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हमने दोस्तों कोशिका का केंद्रक भी देखा, और यहाँ पे गुणसूत्र को भी हमने देखा। निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी अपना लिंग बदल सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी अपना लिंग बदल सकता है, अपना लिंग बदल सकता है। देखिए दोस्तों, अगर हम लिंग बदलने की बात करें, तो जो घोंघा होता है, घोंघा, वो अपना लिंग बदल सकता है। घोंघा दोस्तों जो पानी में देखा होगा दोस्तों, स्नेल जो होता है पानी में, जैसे चाहे वो समुद्री हो चाहे तालाब में पाया जाता है, वो घोंघा पाए जाते हैं। तो घोंघा जनरली जब जन्म लेते हैं या पैदा लेते हैं दोस्तों, तो वो पहले नर होते हैं। पहले क्या होते हैं, नर होते हैं, यानी कि मेल होता है। जब जन्म लेता है वो क्या होता है, मेल होता है। क्या होता है, नर के रूप में ये पैदा लेता है, पैदा होता है या तो लेता है, पैदा जो लेता है तो नर के रूप में पैदा होता है। लेकिन बाद में ये क्या होता है, वो वायुमंडल के कारण या पर्यावरणीय कई कारकों की वजह से ये मादा में परिवर्तित हो जाता है। नर से क्या होता है, मादा में परिवर्तित हो जाता है। मादा में क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है। तो ये भी क्वेश्चन दोस्तों कितनों बार ये रेलवे में पूछा जा चुका है।
निम्नलिखित में से किसमें यौन गुणसूत्रों की एक परिपूर्ण जोड़ी पाई जाती है? परिपूर्ण जोड़ी पाई जाती है। तो देखिए दोस्तों, परिपूर्ण जोड़ी का कहने का मतलब क्या है? यानी कि यौन गुणसूत्र कहने का मतलब क्या दोस्तों? यौन गुणसूत्र कहने का मतलब है कि यौन गुणसूत्र किसमें होगा? महिलाओं में होगा। जैसे कि देखिए, अगर हम मेल की बात करें या फीमेल की बात करें, यानी कि लिंग निर्धारण करने वाला गुणसूत्र दोस्तों, सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम कहने का मतलब क्या है कि लिंग निर्धारण जो होता है वो पेयर में पाया जाता है। लिंग निर्धारण वाला गुणसूत्र, लिंग निर्धारण वाला गुणसूत्र जो कि जोड़ी में पाया जाता है। क्या होता है? जोड़ी में पाया जाता है। तो मेल में जो होता है दोस्तों, एक्स वाई गुणसूत्र होता है। क्या होता है? एक्स वाई गुणसूत्र होता है। लेकिन फीमेल में जो होता है, एक्स एक्स गुणसूत्र होता है। क्या होता है? एक्स एक्स गुणसूत्र होता है। तो क्या ये दोनों सेम है? जोड़ी इसको हम कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते, क्योंकि ये एक्स गुणसूत्र है, ये वाई गुणसूत्र है। और यहाँ पे क्या है? ये एक्स एक्स गुणसूत्र है, तो ये जोड़ी में है। तो ये किस में पाया जाएगा? केवल महिलाओं में पाया जाएगा। किस में पाया जाएगा? केवल महिलाओं में पाया जाएगा। तो केवल महिलाएं, यानी कि यहाँ पे बी नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब लिंग निर्धारण कैसे होगा दोस्तों बच्चे का, ये भी देख लीजिए। अगर यहाँ से मेल का एक्स गुणसूत्र और फीमेल का एक्स गुणसूत्र आया, तो क्या बनेगा? एक्स एक्स। तो ये निश्चित रूप से जो होगा, जो बच्चे जन्म लेगी वो लड़की होगी। और अगला, अगर यहाँ से वाई गुणसूत्र आया और यहाँ से एक्स गुणसूत्र आया, तो ये क्या होगा? एक्स वाई। तो अगर एक्स वाई गुणसूत्र होगा, तो यहाँ पे निश्चित रूप से क्या होगा? लड़का होगा। क्या होगा? लड़का होगा। तो अगर सेक्स डिटरमिनेशन की बात करें कि अगर कोई लड़का होगा या लड़की होगा, वो किस पे डिपेंड करता है? वो मेल पर डिपेंड करता है। कि अगर मेल का एक्स गुणसूत्र गया तो लड़की होगा, और मेल का वाई गुणसूत्र गया तो वो लड़का होगा। तो ये किस पर डिपेंड करता है? सिर्फ और सिर्फ मेल पर डिपेंड करता है कि बच्चा लड़का होगा या तो लड़की। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किस गुणसूत्र का एक सामान्य मानव और पुरुष में युग्म सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है। तो अभी हमने क्वेश्चन देखा दोस्तों कि जो मेल होता है उसमें एक्स वाई गुणसूत्र होता है, और जो फीमेल होता है वो सिर्फ सिर्फ उसमें क्या होता है? एक्स एक्स गुणसूत्र होता है। क्या होता है? एक्स एक्स गुणसूत्र होता है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि किस गुणसूत्र का एक सामान्य मानव पुरुष में युग्म सुमिलित नहीं। युग्म कहने का मतलब दोस्तों पेयर में, यानी कि जोड़ी में नहीं पाया जाता है। जोड़ी में नहीं पाया जाता है। जोड़ी में अगर एक्स गुणसूत्र किस में पाया जाता है? सिर्फ और सिर्फ फीमेल में। अगर इसमें भी वाई वाई गुणसूत्र होता, तब हम कहते हैं कि ये तो जोड़ी में है या तो पेयर में है। लेकिन इसमें वाई वाई गुणसूत्र भी नहीं है, सिर्फ यानी कि एक्स और आई है। यानी कि एक्स गुणसूत्र जो होता है जोड़ी में, पुरुष में नहीं पाया जाता है बल्कि महिलाओं में पाया जाता है। बच्चों का लिंग यह निर्धारण करेगा कि उनके क्या वंशाक्रम में मिला है। वंशाक्रम में क्या मिला? तो अभी हमने बताया दोस्तों कि ये किस पर डिपेंड करता है? पूर्ण रूप से मेल पर डिपेंड करता है। मेल पर, क्योंकि अगर एक्स गया, एक्स गुणसूत्र गया, तो वो क्या होगा? लड़की होगा। और वाई गुणसूत्र जाएगा तो लड़का होगा। क्योंकि फीमेल के पास, महिलाएं के पास सिर्फ और सिर्फ एक्स गुणसूत्र होता है। तो ये किस पर निर्भर करता है? पूरा का पूरा वंशाक्रम किस पर डिपेंड करता है? पिता पर डिपेंड करता है कि लड़का होगा या लड़की होगा आगे भविष्य अगले बच्चे हमारा। तो वो सिर्फ किस पर डिपेंड करता है? पिता पर डिपेंड करता है। यौन प्रजनन में एक माता पिता का योगदान होता है। दोनों का दोस्तों आधा आधा होता है। क्या होता है? उनके आधा जीन का होता है। जैसे कि देखिए, आधा जीन कहने का मतलब क्या है दोस्तों, कि जिससे मेल हो गया और फीमेल हो गया। जैसे कि देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें तो मेल में कितने टोटल कितने गुणसूत्र होते हैं? 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। और फीमेल में कितने गुणसूत्र होते हैं? फीमेल में भी 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। तो इस 23 जोड़ी गुणसूत्र में, 23 जोड़ी गुणसूत्र में 22 जोड़ी गुणसूत्र, जो 22 जोड़ी गुणसूत्र होगा, उसे क्या कहा जाता है? एलोट्रॉप कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? एलोट्रॉप कहा जाता है। अन्य दोस्तों इसके, इसे कायिक गुणसूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? कायिक गुणसूत्र। कायिक गुणसूत्र कहने का मतलब है कि जो शरीर या तो बॉडी तैयार करने का काम होता है वो। जो एक जोड़ी गुणसूत्र होता है, एक जोड़ी गुणसूत्र, एक जोड़ी गुणसूत्र जो होता है वो लिंग निर्धारण करने में काम आता है। क्या होता है?
लिंग, इसे क्या कहते हैं, लिंग गुणसूत्र कहते हैं। लिंग गुणसूत्र क्यों? क्योंकि इससे तो यानी कि आधे हैं दोस्तों, यानी कि एक्स आधा गुणसूत्र क्या होता है, आधा गुणसूत्र माता से जाता है। यानी कि दोस्तों देखिए, आधा गुणसूत्र, आधा जो गुणसूत्र होगा वो माता से जाएगा, और आधा गुणसूत्र जो होगा वो किससे जाएगा, पिता से होगा। कहां से जाएगा, पिता से जाएगा, यानी कि आधा आधा, यानी कि उनके आधे जीन किससे जाएगा, उनके आधे जीन से जाएगा, उनके मान की माता पिता के आधे जीन से जाएगा। तो यहाँ पे ए नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रत्येक जन कोशिका प्रत्येक युग्म से एक गुणसूत्र लेती है, और ये माता या मातृ या पैतृक उत्पत्ति के हो सकते हैं। जब दो जनन कोशिकाएं संयोजित होती है तब वे संतति में गुणसूत्रों की सामान्य संख्या को पुनः स्थापित करती है, जिससे प्रजातियों के डीएनए की स्थिरता सुनिश्चित होती है। तो वंशागति के लिए कार्य कार्यतंत्र को में डैश समझाया गया है। यानी कि दोस्तों ये पूरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो यानी कि गुणसूत्र के बारे में, या जो हमारे वंशागति वंशाक्रम क्रम के बारे में, हमारे आने वाली पीढ़ी के बारे में, कि हमारा पीढ़ी कैसा हो सकता है, ये किसने बताया है। तो ये किसने बताया, हमारा मेंडल साहब ने बताया था। किसने बताया है, ग्रेगर मेंडल ने बताया है। तो यहाँ पे डी नंबर का क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन संतति के अनुवांशिक पदार्थ में भिन्नता का कारण बनता है, भिन्नता का कारण बनता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो क्वेश्चन किया गया है, भिन्नता भिन्नता का कारण बनता है। भिन्नता का कारण कहने का मतलब क्या है दोस्तों, कि अगर माता पिता का, जैसे कि देखिए हमने क्या देखा, जो एक पहली पीढ़ी देखा, फर्स्ट जनरेशन, फिर दूसरा जनरेशन देखा, फिर इसी प्रकार तीसरा जनरेशन होगा, फिर इसी प्रकार क्या होगा, चौथा जनरेशन होगा एक ही पीढ़ी का। तो यहाँ पे कुछ अंतर क्या देखने को मिला, फिर अगला पीढ़ी में क्या अंतर देखने को मिला, फिर अगला, फिर इसके अगला पीढ़ी में क्या अंतर देखने को मिला, यानी कि सबसे अधिक भिन्नताएं किसके कारण देखने को मिल सकता है, किसके कारण देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, जो लैंगिक, हमने पिछले क्लास में देखा था, एक होता है क्या, लैंगिक जनन, और एक होता है अलैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन क्या होता है, अलैंगिक जनन अपने ही शरीर को दो भागों में बांट देगा, तो उसमें कोई भिन्नताएं दिखेगा क्या, नहीं दिखेगा, क्योंकि वो अपने शरीर को ही काट के अलग कर लिया है और नया जीव का उत्पत्ति कर लिया है। लेकिन लैंगिक जनन में दोस्तों एक नर मिलता है और मादा मिलता है, तो कुछ गुण माता से आता है, कुछ गुण पिता से आता है। तो गुण में निश्चित रूप से क्या होगा, उसमें भिन्नताएं दिखेगा। तो सबसे अधिक भिन्नताएं, या तो फिर अलग रूप जो देखने को मिलेगा, वो किसकी वजह से मिलेगा, वो लैंगिक जनन की वजह से देखने को मिलेगा, पहला चीज। और दूसरी चीज दोस्तों, अलैंगिक जनन में ज्यादा भिन्नताएं देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि दोस्तों हमने कल क्या देखा, कि एक जैसे कि एक हाइड्रा का हम लोग एग्जांपल लेते हैं। हाइड्रा, तो ये हाइड्रा क्या है, एक कोशिकीय जीव बहुकोशिकीय होता है। ये अपने शरीर को क्या करता है, दो भागों में बांट लेता है। तो इसमें जो गुण था, सेम गुण तो दोनों एक ही है। तो ये इसमें दोनों गुण जो होगा, या तो क्वालिटी जो होगा, वो एक ही होगा। तो अलैंगिक प्रजनन में ज्यादा भिन्नताएं देखने को नहीं मिलता है। अगला क्या है दोस्तों, उत्परिवर्तन, यानी कि म्यूटेशंस। बिल्कुल दोस्तों, उत्परिवर्तन से बिल्कुल भिन्नताएं देखने को मिलेगा। उत्परिवर्तन क्या होता है दोस्तों, कि अपने आप को वक्त के अनुसार ढाल लेना, वक्त के अनुसार ढाल लेना, या तो परिवर्तित कर लेना। जैसे कि देखिए दोस्तों, अभी एग्जाम जो चल रहा है, एलपी या कोई भी एग्जाम की बात कर ले, रेलवे चाहे हो चाहे एसएससी हो, जितने भी एग्जाम होता है, तो उस एग्जाम में क्या होता है दोस्तों, पहले कट ऑफ कितना जाता था। पहले एसएससी का एग्जाम की बात करें, तो पहले 130 135 कट ऑफ जाता था। लेकिन अब कट ऑफ कितना गया है, लगभग, एसएससी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो एसएससी का कट ऑफ लगभग कितना गया है, 155 के आसपास गया है। तो दिन ब दिन क्या हो रहा है, कट ऑफ बढ़ता जा रहा है। तो अगर अगर किसी को एसएससी में जॉब पाना है, तो उसको और ज्यादा ढलना पड़ेगा, और उसको और ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। नहीं तो अगर पहले के जैसा सोच के चलेगा कि 135 नंबर लाने से काम चल जाएगा, तो नहीं चलेगा। तो उसको क्या होगा, अपने आप को परिवर्तित करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा, मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा, तब ना बदलाव दिखेगा। तो ये उत्परिवर्तन ये डायरेक्ट इफेक्ट करता है अगले संतति संतति में, या तो अनुवांशिकता में। तो यानी कि पहला तीसरा यहाँ पे सही है। तो पश्च जनन परिवर्तन, ये कोई मतलब नहीं है दोस्तों। यानी कि 1 नंबर और 3 नंबर यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो 1 और 3 कौन सा ऑप्शन में है, 1
एक 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 और तीन यानी कि डी नंबर कौन सा है, डी नंबर। तो डी नंबर पे क्या होगा, बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है। कथन ए, कथन के ए या स्टेटमेंट ए क्या कह रहा है दोस्तों, प्रजनन प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाली भिन्नताएं का वंशानुक्रमण हो सकता है, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है दोस्तों। अभी हमने क्या देखा कि रिप्रोडक्शन के प्रक्रिया के दौरान जब प्रजनन का प्रक्रिया होता है तो उसमें भिन्नताएं देखने को मिलता है। अगला वंश मैंने वंश क्रम में देखने को मिलेगा, बिल्कुल देखेगा। कुछ कुछ समानताएं होगा, कुछ कुछ असमानताएं होगा, तो ये बिल्कुल सही है। पर्यावरणीय कारकों द्वारा अप्रजननात्मक ऊतकों में होने वाले परिवर्तन का वंशानुक्रम नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। तो ये भी कथन क्या है दोस्तों, बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। तो ये भी कथन क्या है, बिल्कुल सही है। यानी कि दोनों कथन क्या है, सत्य है। तो दोनों कथन सत्य कौन सा है, ए सत्य बी सत्य, यानी कि क्यों क्या हो जाएगा, सी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मनुष्यों में लक्षणों की वंशागति के नियम नीचे वर्णित कुछ तथ्यों से संबंधित है। एक को छोड़कर सभी सही है, तो गलत विकल्प का चयन करें, गलत विकल्प का चयन करें। तो प्रत्येक लक्षण पैतृक और मातृ डीएनए से प्रभावित हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अभी पीछे हमने देखा दोस्तों, प्रत्येक विशेषता के लिए प्रत्येक बच्चे में दो संकरण संकरण होंगे, दो संकरण होंगे, ये भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है दोस्तों, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रत्येक लक्षण के लिए प्रत्येक बच्चे में एक संकरण होगा, ये गलत है। प्रत्येक लक्षण, लक्षण नहीं विशेषता हो सकता है, लेकिन प्रत्येक लक्षण, जैसे कि देखिए दोस्तों, पिता का लक्षण जैसे कि क्या है, ऐसा भी होता है जैसे कि कोई पिता का लक्षण क्या है, अच्छा है, किसी का खराब है, तो वो लक्षण प्रभावित होगा, ये गलत है, ये नहीं हो सकता है। माता और पिता दोनों ही बच्चे में समान मात्रा में अनुमान शक्ति का योगदान करते हैं, तो ये सही है। ये क्या है, सही है। यानी कि गलत कौन सा कथन हो गया, सी नंबर का कथन क्या हो गया, गलत हो गया। तो सी नंबर का क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पृथ्वी के प्रारंभिक जीवों ने धीमे लेकिन निरंतर परिवर्तन के माध्यम से भिन्नताएं नए रूपों में, यानी कि विभिन्न नए रूपों में विविधता प्राप्त की, यह किस जैविक प्रक्रिया की परिभाषा है, किस जैविक प्रक्रिया की परिभाषा है। तो ये क्या है दोस्तों, इवोल्यूशन का है, विकासवाद सिद्धांत, विकासवाद सिद्धांत। यानी कि दोस्तों चार्ल्स डार्विन, चार्ल्स डार्विन क्या थे, चार्ल्स डार्विन एक साइंटिस्ट थे, यानी कि ये साइंटिस्ट थे। चार्ल्स डार्विन ने क्या कहा दोस्तों, कि जितने भी जीव है उसको जरूरत के अनुसार उसे ढालना पड़ता है, उसे क्या होता है, ढालना पड़ता है। जैसे कि हमने बताया अभी एग्जाम के बारे में से कि कटअप बढ़ता जा रहा है, तो उसको उस हिसाब से ढालना पड़ेगा, यानी कि जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल, जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल। तो जरूरत के हिसाब से अपने शरीर या तो अपने किसी भी चीजों का विकास करना दोस्तों, वो क्या कहलाता है, विकासवाद का सिद्धांत है। जैसे कि देखिए दोस्तों, पहले अगर हम बात करें, पहले मनुष्य क्या था, बंदर था, बंदर, मनुष्य पहले क्या था, बंदर से बंदर था। तो बंदर से उसका इवोल्यूशन होते होते क्या हुआ है, मनुष्य बना है। यानी कि बंदर की आवश्यकताएं धीरे धीरे बढ़ती गई और अपने विकास को क्या करता गया, तब जाके बंदर से क्या बन गया, मनुष्य बन गया। तो ये कैसे हुआ, ये इवोल्यूशन या तो विकास के कारण ऐसा हुआ है। मेंडल ने 1865 में ब्रून नेचुरल रिसर्च में निम्नलिखित में से किस शीर्षक के साथ अपना पेपर प्रस्तुत किया था। तो देखिए तो ये क्वेश्चन दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है। 1865 में ब्रून नेचुरल रिसर्च, ये क्या है दोस्तों, एक संस्थान है, क्या है, संस्थान है। तो वहां पे इन्होंने क्या किया था, जब उन्होंने मटर के पौधे पर अपना शोध शोध किया, परीक्षण किया, तो परीक्षण करने के बाद प्रोजेक्ट क्या होता है, जैसे कि कोई ऑर्गेनाइजेशन या संस्था होता है, कुछ चीज बनाता है, तो उसको क्या करता है, उसको प्रमाणित करना होता है। तो जब उन्होंने मटर के पौधे में परीक्षण किया, तो इससे क्या किया, ये ब्रून नेचुरल रिसर्च में अपना प्रमाणित करने के लिए गया, क्या किया, प्रमाणित करने के लिए गया। तो प्रमाणित करने के लिए गया, तो उन्होंने किस, उसका शीर्षक क्या रखा था, उसका नाम क्या रखा था, प्रोजेक्ट जो बनाया उन्होंने, वो क्या नाम रखा, उन्होंने क्या नाम रखा। तो उन्होंने यहाँ पे मटर के पौधे पर शोध नहीं मारना है आंसर दोस्तों, वरना गलत हो जाएगा। क्योंकि उन्होंने क्या किया था, मटर के पौधे में शोध तो किया था, ये सही है, लेकिन उसमें नाम क्या रखा था, पादप संकरण में प्रयोग रखा था। क्या रखा था,
पादप संचरण में प्रयोग। तो यहाँ पे सी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मानवों में जीन डैश पर स्थित होते हैं। तो अभी हमने बताया दोस्तों कि जीन कहाँ पे होता है। ये हमारा क्या है, कोशिका है। ये क्या है, केंद्रक है। ये क्या है, केंद्रक है। तो ये कोशिका के अंदर क्या है, केंद्रक है। केंद्रक के अंदर क्या है, गुणसूत्र है। क्या है, गुणसूत्र है। गुणसूत्र के अंदर क्या होता है, डीएनए होता है। क्या होता है, डीएनए होता है। और डीएनए के अंदर क्या होता है, जीन होता है। जीन कहाँ पे है, जीन हमारा डीएनए में है। और डीएनए कहाँ पर है, गुणसूत्र में है। तो यहाँ पे गुणसूत्र क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। गुणसूत्र क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राइबोसोम क्या दोस्तों, प्रोटीन का फैक्ट्री इसको कहते हैं। प्रोटीन का इसमें निर्माण होता है। कोशिका, कोशिका द्रव क्या होता है, यहाँ पे कोशिका द्रव हो गया। यानी कि जो केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में जो होता है वो क्या होता है, कोशिका द्रव कहलाता है। नीचे दी गई सूची में से उस लक्षण का चयन कीजिए जो उपार्जित होते हैं लेकिन वंशागत नहीं होते हैं। उपार्जित होते हैं, वंशागत नहीं होते हैं। तो देखिए दोस्तों, उपार्जित उपार्जित होते हैं लेकिन वंशागत नहीं होते हैं। जैसे कि देखिए दोस्तों, उपार्जित कहने का मतलब क्या है, हमारा शरीर में जो अंग होता है, बहुत सारे अंग हैं। बहुत सारे अंग हैं, लेकिन किसी का अगर देखा होगा आपने दोस्तों, किसी का माता पिता क्या होता है लंबा होता है, किसी का बोना हो जाता है। किसी का क्या होता है, लंबा होता है, या तो किसी का बोना हो जाता है। तो उपार्जित अंग जो होता है वो वंशागत रूप से नहीं होता है। जैसे कि देखिए किसी का अगर पिता का आंख का कलर भूरा है तो उसका भी पिता का कलर या तो माता का कलर का रंग क्या है, आंख का रंग क्या है, भूरा है। आंख का रंग क्या है, भूरा या तो ब्राउन कलर है। तो वो 80 से 90% चांस क्या होगा कि उसके माता पिता के आंख से ही उस बच्चे का भी क्या होगा, आंख भूरा हो सकता है। त्वचा का रंग भी क्या होगा, बिल्कुल माता पिता अगर गोरा है तो बच्चे का भी कलर गोरा हो सकता है। ये 90% संभावना, ये 100% संभावना नहीं है, लेकिन 90% संभावना है कि वो गोरा ही होगा। बालों का कलर होगा तो बालों का कलर भी क्या होगा, वो माता पिता के अनुसार हो सकता है। लेकिन शरीर का आकार जो होगा दोस्तों, वो जरूरी नहीं कि जो जिस प्रकार से माता पिता का शरीर का आकार है उसी प्रकार से बच्चे का भी आकार हो, ऐसा जरूरी नहीं है। तो शरीर का आकार ये वंशागत रूप से नहीं हो सकता है, लेकिन ये कलर, आंख का कलर वंशागत होगा, त्वचा का कलर वंशागत होगा, बाल का कलर वंशागत होगा। मेंडल के स्वतंत्र वर्गीकरण के नियम को किसके द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। तो मेंडल के द्वारा जो प्रदर्शित किया गया दोस्तों, किसके द्वारा किया जा सकता है, तो उन्होंने दोस्तों डाई हाइब्रिड क्रॉस के द्वारा संकरित किया जा सकता है। किसके द्वारा, डाई हाइब्रिड के द्वारा किया जा सकता है। तो यहाँ पे सी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप सभी को इस वीडियो से हेल्प मिलने वाला है दोस्तों। तो अगर दोस्तों आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से स्कैन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम से, या तो मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक डाल दूंगा, वहां से भी इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अब जैसा कि हमने बताया दोस्तों कि मैं कोशिश करूंगा कि प्रत्येक सैटरडे संडे को एलपी सीबीटी 2 के लिए बेसिक एंड साइंस इंजीनियरिंग, बेसिक साइंस इंजीनियरिंग या तो इंजीनियरिंग ड्राइंग को प्रत्येक संडे या सैटरडे को लाने का कोशिश करूंगा। और इधर दोस्तों एएलपी का जितने भी है वो, जैसे 10th का खत्म होता है एनसीईआरटी सॉल्यूशन, तुरंत क्या करेंगे, एएलपी का जो 2024 में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन साइंस का मैं करा दूंगा। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अब अगले क्लास में। जय हिंद दोस्तों।